तो हम लोगों को करना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने पहले बता दिया है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों को करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने डिस्कस किया था इनर्शिया के बारे में। उसका एक टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया मोमेंटम। ये मोमेंटम वो फैक्टर है जो एक्चुअली किसी भी बॉडी द्वारा किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आने पे वो उस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा वो बताता है, और ये जनरेट होता है किसी भी मैटर के मोशन में होने की वजह से, ठीक है। ये मोमेंटम को डेवलप करता है कोई भी एक बॉडी। ये मोमेंटम एक ऐसा फैक्टर है जो ये भी बताएगा हमको कि उसका इनर्शिया कितना होने वाला है, ठीक है। कोई बॉडी अगर हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका इनर्शिया भी हाई होगा। एग्जांपल के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, कोई एक साइकिल बहुत स्पीड से चल रही थी, हम लोगों ने चलाना छोड़ दिया, अचानक पेडल लगाना छोड़ दिया, तो वो डिस्टेंस काफी दूर ट्रेवल करेगी क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा था, और वहीं एक स्पीड कम थी तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ऐसा वो कौन सा फैक्टर था जब दोनों में सेम वजन होने के बाद भी एक का इनर्शिया ज्यादा हुआ एक का कम? या एक छोटे साइकिल को स्टार्ट करने के लिए हमको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता जितना एक बड़े, उतना ही उसी कैरेक्टर में बड़ा साइज का जो ऑब्जेक्ट होगा या भारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा, मास फर्क होने की वजह से। यानी दो चीजें जो है वो इनर्शिया पे इफेक्ट करती है, वो है मास एंड वेलोसिटी। ये दोनों चीजें इनर्शिया पे इफेक्ट करती है। इनर्शिया से एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों वैल्यूज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, या फिर वेलोसिटी ज्यादा तो भी इनर्शिया ज्यादा। यानी इनर्शिया एक ऐसे टर्म पे डिपेंडेंट है जो मास और वेलोसिटी के, किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी के ऊपर निर्भर करता है या डिपेंड करता है, और वो वैल्यू है मोमेंटम। तो मोमेंटम फाइनली डिपेंड कर इनर्शिया जो है फाइनली डिपेंड करता है मोमेंटम पे। एक बॉडी का अगर मोमेंटम ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, अगर मोमेंटम कम है तो इनर्शिया कम होगा। और वही मोमेंटम जो है उसको हमको ये भी बताएगा कि उस बॉडी का फोर्स कितना है। तो ये मोमेंटम होता क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी डेवलप द प्रॉपर्टी डेवलप्ड बाय a body when it is in motion, due to which it can impart a force on other body। इसका मतलब वो एक फोर्स लगा सकता है दूसरे बॉडी पे, एंड इट विल हैव सम इनर्शिया। इट विल ऑल्सो अफेक्ट अमाउंट ऑफ इनर्शिया और प्रॉपर्टी इनर्शिया, नॉट अमाउंट, एक्चुअली वी शुड राइट इनर्शिया, ठीक है। I should not write here inertia, sorry, amount of inertia, directly inertia. It will also affect that inertia. How greater or smaller will be the inertia? Okay, mathematically momentum is a physical quantity which depends on mass and velocity of any body, okay। It is momentum, it is denoted by, इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल p से, ठीक है। दिस इज, सो मोमेंटम p इज इक्वल टू मास m into velocity, okay, v। So momentum basically means m into v। If I know the terms, what is the unit of mass? It is kg, and unit of velocity is meter per second. So unit of momentum is kg meter per second. Now this is the physical quantity which is
गोइंग टू टेल अस अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमको बताएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, वो भी पर सेकंड के हिसाब से, ये मुझे बताएगा कि वो बॉडी कितना फोर्स लगाता है सामने वाली बॉडी पे। इसको अब हम ऐसे समझते हैं, एक बॉडी थी बहुत स्पीड में जा रही थी, उसके सामने कोई दूसरा चीज आया, उससे वो हल्के कांटेक्ट में आया, जिस वजह से उसका स्पीड थोड़ा कम हुआ। अगर मैं बात करता हूं मोमेंटम चेंज करने की, तो क्या पॉसिबल है कि एक बॉडी जो चल रहा है उसका अचानक से मास चेंज हो जाए? नहीं पॉसिबल है। वो टकरा करके चित्रा थोड़ी उड़ जाता है। तो क्या चेंज होता है उसके बॉडी के अंदर? वेलोसिटी चेंज हो सकता है जब वो किसी चीज से टकरा रहा है तो, ठीक है। हम एक नॉर्मल मैटर जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा, जिसके बॉडी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बदलाव की बात कर रहे हैं, तो वो किसी से अगर टकराता है तो क्या बदलाव आएगा? वेलोसिटी। अब वो कितना वेलोसिटी कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो कितने जोर से लगा है सामने वाली चीज पे, ठीक है। तो अगर एक कार जा रही है खूब हाई अच्छे खासे स्पीड से, और अच्छे स्पीड है यानी उसका मोमेंटम भी अच्छा खासा ज्यादा होगा, तो अगर वो कार किसी ऐसे चीज से टकराती है जो पूरी तरीके से उसको स्टॉप कर देती है, तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा कार उस पर अगर टकरा कर पूरी तरीके से रुक जाती है तो बहुत ज्यादा फोर्स फील होगा कार पे। ऑब्वियस सी बात है, कार भी उस पर लगाएगी तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर ये जा रही थी किसी एक चीज से हल्के से टकराई और टकराते हुए निकल गई, तो उस केस में कार में जो अफेक्ट होगा वो बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि कार के वेलोसिटी में उतना ज्यादा चेंज आया नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 40 की स्पीड से जा रही थी, बीच में कोई लकड़ी वगैरह था, उसे टकराई, लकड़ी तोड़ते हुए आराम से निकल गई, लकड़ी कमजोर था, तो 40 था, उसके बदलाव कितना आया? 30 का। इस वजह से स्पीड में जो चेंज बहुत कम आया है, 30 भी नहीं हो जाएगा, 10 वो लकड़ी टकराने से उसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा तो 5 में या 2 का कमी आएगा। तो 40 के स्पीड से था अगर तो वो 38 हो जाएगा, यानी चेंज इन स्पीड बहुत कम हुई। और चेंज इन स्पीड अगर बहुत कम हुई तो मोमेंटम में भी फर्क बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, चेंज इन मोमेंटम भी कम होगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि गाड़ी पे चोट कम होगा। लेकिन अगर सामने से कोई ऐसी चीज है जिससे टकरा करके पूरी तरीके से उसका वेलोसिटी रुक जाता, यानी वेलोसिटी में बहुत बड़ा चेंज आता, जो एक्चुअली फाइनली उसके मोमेंटम में भी चेंज लाता, बिकॉज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, और मास तो चेंज हो नहीं रहा है, चेंज हो रहा है वेलोसिटी। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी में चेंज उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज। तो अगर मोमेंटम में चेंज ज्यादा आता है तो उसको फोर्स भी ज्यादा फील होगा। इसको एक और एग्जांपल के साथ देते हैं। एक बॉल आ रही है, ठीक है, बॉल को बैट्समैन ने हिट किया, अगर बैट्समैन ने सामने से मारा बॉल को, ठीक है, अगर हल्का फोर्स लगा करके मारा है, तो हल्का फोर्स लगाने में क्या होगा? बॉल जिस स्पीड में जा रही थी। अब ये बात कर लेते हैं मोमेंटम होता कैसा क्वांटिटी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को अगर मैं प्लस ले रहा हूं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वो मोशन करेगा तो उसको मैं माइनस लूंगा, ठीक है। अब जब बॉल इस डायरेक्शन से आ रही है, अगर बैट्समैन ने हल्का से बैट मारा है तो बैट का कट लगेगा, तो क्या होगा? बॉल जो जा रहा था वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, बस उसका स्पीड थोड़ा कम होगा। थोड़ा कम होगा तो मोमेंटम में चेंज भी कम आएगा, ठीक है। मोमेंटम के अंदर जो चेंज भी हुआ वो भी बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स कम लगा। लेकिन अगर इसी को बैट्समैन ने जोर से मारा होता तो जो बॉल इधर आ रही थी वो उस साइड जाती, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता तो मोमेंटम की वैल्यू भी बहुत बदलती, क्योंकि पहले मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, फिर उस डायरेक्शन में हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा होता। कब होता? जब फोर्स ज्यादा लगा था। और अगर हल्का मार रहा है तो उसके चेंज इन वेलोसिटी बहुत कम होगी। यानी कि जितना ज्यादा मोमेंटम में बदलाव आता उतना ज्यादा फोर्स लगता है। फोर्स केवल किसी भी एक टाइम के मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करता। मोमेंटम में बदलाव कितना आ गया उतना मोमेंटम था, लेकिन इस मोमेंटम में बदलाव कितना आया, सिंपली हम कहें वेलोसिटी में जो बदलाव लाया गया वो उस पे डिपेंड करता है। फोर्स कितने वेलोसिटी से था उस पे नहीं, कितना चेंज आया, क्योंकि फोर्स लगाकर उसका वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश की गई है, तो उसका वेलोसिटी में कितना चेंज आया उस पे डिपेंड कर रहा है फोर्स। और वो स्पीड में चेंज आया, यानी कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं मोमेंटम में चेंज आया। जैसे एक इंसान अच्छे खासे स्पीड से जा रहा था और वो टकरा करके रुका कहीं किसी चीज से, ठीक है, तो उसको काफी जोरदार झटका लगेगा, हो सकता है उसका गाड़ी फ्रैक्चर हो जाए। मान लीजिए बाइक वाला था, 2 बाइक वाले स्पीड में जा रहे थे, तो एक का स्पीड कम था, धीरे धीरे स्पीड से जा रहा था और वो टकराया किसी चीज से, और या फिर उसने ब्रेक लगाई, सडन ब्रेक,
या उसने ब्रेक लगाई, हाँ सडन ब्रेक लगाई, मान लीजिए 20 का स्पीड से था, उसने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी, उसको थोड़ा फोर्स फील हुआ, गाड़ी ऐसे जा रही थी, गाड़ी ऐसे हो जाएगी, पीछे से उठ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा फोर्स लगेगा। लेकिन एक 60 के स्पीड से जा रहा था और उसने चेंज की, गाड़ी को ब्रेक लगा दी, डिस्क ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक दी, तो पहले वाले के चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड और रोक दिया तो उसने हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया, P2 माइनस P1 या P फाइनल माइनस P इनिशियल कितना हुआ, मास इंटू 20 माइनस 0, इतना का चेंज आया, ठीक है, क्योंकि मास तो दोनों बार सेम ही है, P2 में भी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, दोनों में मास कॉमन, तो मैंने मास कॉमन निकाल लिया, बस ये 20 माइनस 0 यानी कि 20 m का मोमेंटम में चेंज आया। लेकिन वही एक इंसान जो 60 के स्पीड से जा रहा था और उसने अचानक ब्रेक लगाई तो क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी 60, जिसकी वजह से मोमेंटम में चेंज आया 60 m। इसमें मोमेंटम चेंज ज्यादा आएगा क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आया, तो इसका नतीजा क्या होगा, जो इंसान ये 20 वाले का गाड़ी यहां से यहां गया, थोड़ा उठा क्योंकि फोर्स इसमें कम लगा, वही जो 60 में था उसने अचानक रोका तो गाड़ी क्या हो गया, पलट करके आ गया होगा, ये भाई साहब का पीछे का टायर आ गया और भाई साहब जमीन के नीचे, इस तरीके का केस होगा, जो बहुत हाई स्पीड में था और उसका वेलोसिटी चेंज होकर के 0 आया। तो अगर मोमेंटम के अंदर बदलाव बहुत ज्यादा आता है तो चोट ज्यादा लगता है या फोर्स ज्यादा फील होता है। उसका एक और एग्जांपल लेते हैं, बॉल हवा में आई, अगर ज्यादा ऊंचा नहीं आई तो उसका वेलोसिटी भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जितना ऊपर से बॉल आएगी उतना ज्यादा स्पीड है। और मान लो ज्यादा ऊपर नहीं आई थी, हल्की ऊपर थी, तो हम लोग इजीली पकड़ लिए बॉल। लेकिन अगर बॉल बहुत ऊंची गई है तो आप देखते हैं अच्छा खासा हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर से भी कैच छूट जाता है, क्योंकि जब बहुत ऊपर से आ रही है तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उतना स्पीड में जो चीज आएगा, मान लीजिए ऊपर से आ रही थी, बॉल का स्पीड हो चुका था लगभग 15 मीटर पर सेकंड, उसको आपने अचानक 0 करने की कोशिश की तो चेंज इन वेलोसिटी 15 की आई, तो उस केस में बॉल छूटने का चांस होता है। लेकिन वही अगर बॉल बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी, हल्की ऊंची थी, तो मुश्किल से 2-3 मीटर पर सेकंड उसको इजीली कोई भी प्लेयर पकड़ लेता है, हल्का फुल्का प्लेयर भी, यहाँ मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोगों को बुरा लग जाएगा किसी का भी, तो वो इजीली बॉल पकड़ लेता है। क्यों, क्योंकि यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कितनी की आई, अगर 2 का था 2 से 0 आया, यानी कि 2 का चेंज आया। लेकिन वही जब हाई कैच था, जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी थी नीचे आते आते, तो उस केस में आपने चेंज लाया 15 का। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, या यूं कहूं जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आ रहा है, उतना ज्यादा फोर्स फील होता है। साथ में ये केवल इस पे ही डिपेंड नहीं करता कि कितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आ रहा है। अगर बहुत जल्दी मोमेंटम में चेंज आता है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। जैसे कि इसी केस में, कैच वाले केस में, मान लीजिए कैच ऊपर से आ रहा है और वो जो 15 से 0 करना यानी 15 का चेंज करना, अगर वो बॉल पकड़ के ऐसे लेकर के नीचे बैठ जाता है, यानी कि 0 करने के लिए उसको थोड़ा टाइम देता है, धीरे धीरे अगर उसका 0 होता है, मान लीजिए 2 सेकंड का टाइम दे दिया, तो इतना जो चेंज आया उसके मोमेंटम में, ठीक है, मान लीजिए 15 का स्पीड था, बॉल का मास था ½ kg, तो ये जो चेंज लाया उसने 15 का चेंज जो लाया, इट इज इंटू 15। अगर ये टाइम मान लीजिए उसको कम से कम खींच करके बॉल नीचे लाने में 3 सेकंड लगा देता है, तो इस केस में इसको कितना अफेक्ट पड़ेगा, मोमेंटम पर सेकंड कितना चेंज होगा इसका, इट इज 2.5 kg मीटर पर सेकंड इसका मोमेंटम 1 सेकंड के अंदर बदल रहा है। ठीक है, पर सेकंड अगर बात करो, ये 3 सेकंड में उसने बॉल को रोका, ठीक है, ऊपर से ऐसे खींचते हुए बॉल को रोका, अचानक से बॉल को नहीं रोका, खींचते हुए रोका। और वही दूसरा एक नया प्लेयर क्या किया, हीरो बनने के चक्कर में उसने इतना ही चेंज इन मोमेंटम लाया, मास वही है, वही बॉल उतने ही ऊपर से, लेकिन उसने तुरंत रोकने की कोशिश की, वही रोक देने की, यानी कि ऐसे करने की कोशिश की, टाइम उसने केवल 1 सेकंड दिया। तो इस केस में पर सेकंड कितना मोमेंटम चेंज आ रहा है, इट इज 7.5 kg मीटर पर सेकंड। जब उसने 7.5 kg मीटर पर सेकंड का बदलाव लाया 1 सेकंड के अंदर, तो आप फील कर सकते हैं, आप खुद भी अगर उस जगह पे मौजूद होते तो आप जानते हैं कि जब बॉल को इस तरीके से धीरे धीरे उतारा जाता है और जब डायरेक्ट पकड़ते हैं तो उसके इसमें डायरेक्ट पकड़ने में चोट ज्यादा लगता है, या फिर जब बॉल हल्का नीचे रहता है और जब बॉल बहुत ऊपर से आता है, यानी बहुत स्पीड से आ रहा था तब हमने रोका और धीरे धीरे आता था हमने रोका, तो फर्क ज्यादा तभी होगा जब बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा था। साथ में ये भी कि जब स्पीड से आ रहा था तो उसको अगर हम लोगों ने धीरे धीरे रुकने का मौका दिया तो उस केस में अफेक्ट कम होता है, जो कि यहाँ पे दिखता कम इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड की वैल्यू है 1 सेकंड के अंदर कितना बदल रहा है मोमेंटम 2.5, वहीं यहाँ पे 1 सेकंड में 7.5 बदल रहा है।
या फिर इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, एक गाड़ी जैसे मैंने बताया स्पीड में चल रही थी, एक का स्पीड था 20 मीटर पर सेकंड, एक का स्पीड था 60 मीटर पर सेकंड। तो जिसमें 20 से ब्रेक लगा उसको तो असर नहीं हो रही, जिसमें 60 से लगा यानी कि जिसमें चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू ज्यादा है उस पर ज्यादा असर होगा, इसमें कम। इसी का मैं एक और एग्जांपल, इसके साथ में एक और केस ही था, ठीक है, वो भी इसी स्पीड से था, लेकिन उसने अपने स्पीड को 60 से 0 ले जाने के लिए समय दिया, यानी कि वो धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करते हुए, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी स्लोली डिक्रीज की उसकी स्पीड, ठीक है, यानी उसका मोमेंटम धीरे धीरे रुका। मान लो वो ब्रेक लगाना शुरू किया तो 5 सेकंड बाद जाके गाड़ी रुकी, वहीं दूसरा हीरो आदमी तुरंत ब्रेक लगाया, तो तुरंत ब्रेक लगने वाले में गाड़ी पलट करके गिर सकता है। लेकिन जो धीरे धीरे अपना स्पीड रोका, भले 60 में था, लेकिन धीरे धीरे जब बदलाव आएगा तो उसका चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, जैसे कि मान लो ये 60 था, एक इंसान ये तुरंत एक ही सेकंड के अंदर रोका तो उसका मोमेंटम आया कितना, 60 m kg मीटर पर सेकंड, ये m मतलब उसका मास, इतना मोमेंटम पर सेकंड जब उसने तुरंत ब्रेक लगाया। वही दूसरा इंसान जिसने धीरे धीरे लगाया, तो आप भी जानते हैं बात, अगर वो 5 सेकंड में लगाया तो 1 सेकंड के अंदर कितना चेंज हुआ उसका, 12 kg मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, कितना का बदलाव आया। तो आप जानते हैं जब वो ऐसा करेगा, धीरे धीरे ब्रेक लगाएगा, तो उसकी गाड़ी आराम से रुकेगी, कोई पीछे से बैक फोर्स नहीं लगेगा, कोई गिरने का चांस कम होगा, क्योंकि फोर्स उसके बाइक में जो लगेगा वो कम होगा। लेकिन यहीं पे जब वो तुरंत ब्रेक लगाता है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम कम समय के अंदर वो कर रहा है, तो फोर्स ज्यादा लगता है। यानी कि यहां से हमारे पास जो फाइनल कंक्लूजन आया सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, वो ये आया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मतलब फिजिक्स में हम जब भी रेट कहते हैं तो पैसे की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं पर यूनिट टाइम की। तो रेट ऑफ मतलब पर यूनिट टाइम वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। फोर्स कितना अप्लाई होगा वो डायरेक्टली इस वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम पे। जितना वैल्यू इसकी इंक्रीज होगी, जितना ये वैल्यू ज्यादा होगा, उतना ज्यादा फोर्स भी ज्यादा होगा। यानी कि अगर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, या फिर चेंज इन मोमेंटम की अगर टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, ठीक है, क्योंकि यहां से आपको दिखाई दे रहा है फोर्स और टाइम का उल्टा रिलेशन है, जिस वजह से अगर ज्यादा समय लगता है मोमेंटम चेंज होने में तो फोर्स कम लगेगा, जो कि हम लोगों ने अचानक से ब्रेक मारने वाले और धीरे धीरे ब्रेक मारने वाले में चेंज देखा, या फिर जो अचानक से बॉल रोकता है या जो धीरे धीरे बॉल रोकता है उसमें हम लोगों ने देखा जो धीरे धीरे कर रहा था, जो जिसमें टाइम ज्यादा लगा था उसमें फोर्स कम क्रिएट हो रहा था। यही नियम है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional, or we can say, actually we should say, मुझे ये कहना चाहिए था इसका रिवर्स स्टेटमेंट, फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मुझे ये कहना चाहिए। ठीक है, वो इस नियम को ठीक प्रूफ करता है। अब याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, ये एक साइन है प्रोपोर्शनलिटी का। प्रोपोर्शनल आप लोगों ने समझा ना, रेशियो। ये नियम ये कहता है कि जो रेशियो इसकी होगी उसी रेशियो में कुछ इसका भी वैल्यू होगा। मतलब जिस रेशियो में ये वैल्यू बढ़ेगा, अगर मान लो इसकी वैल्यू अभी 2 है और इसका वैल्यू अगर 3 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू अगर मैंने डबल की तो इसका भी वैल्यू डबल होगा। यानी कि इन दोनों का प्रोपोर्शन जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा, एग्जैक्टली इक्वल हो ना हो, कांस्टेंट होगा। जिस प्रोपोर्शन से ये बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन से ये बढ़ेगा, जब भी बीच में ये साइन लगा है, इसका मतलब, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इनका प्रोपोर्शन कांस्टेंट है। जिस प्रोपोर्शन से ये बढ़ेगा, जितना गुना इसकी वैल्यू बढ़ेगी उतना ही गुना इसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन ये इससे कितना गुना है, ठीक है, ये हमारे पास नहीं पता। मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 थी, इसकी वैल्यू 4 थी, मैंने इसको डबल किया तो इसका भी वैल्यू डबल हो जाएगा। अगर ये 2 से 4 गया तो ये 4 से 8 हो जाएगा। तो यहां से मुझे ये तो पता है कि इनके बीच में डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है कि जितना प्रोपोर्शन ये बढ़ा उतना ये, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में कितना गुना है ये तो मुझे नहीं पता चल रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इस साइन को हटा करके एक
इक्वल टू साइन डाल दूंगा और मैं, क्योंकि अगर इन दोनों का प्रोपोर्शन फिक्स है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर होगा जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अगर इस वैल्यू को 2 इसके गुना आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ मैं ऐसा, मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 थी, इसकी वैल्यू 4 थी, इसका वैल्यू 3 हुआ या 4 हुआ, ठीक है, इसका वैल्यू 4 हुआ तो इसका 8 हो गया, यानी कि हर बार वैल्यू जितना गुना ये बढ़ रहा है उतना ही बढ़ रहा है, ये उतना ही गुना। लेकिन ये इससे कितना गुना है उसके लिए मुझे पहले ये जानना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है और ये इससे कितना टाइम्स है। तो अगर मान लीजिए ये 2 था, ये 4 था, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 4 इज इक्वल टू डैश इंटू 2 और वो डैश को मैं मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी कि कोई एक फिक्स नंबर है जिसमें अगर मैं इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे देगा। वो फिक्स नंबर को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट नंबर, जिससे मल्टीप्लाई करने पे मुझे एग्जैक्टली ये वैल्यू पता चल जाती है। तो ये कांस्टेंट है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और फोर्स और चेंज इन मोमेंटम के रिलेशन में ये वैल्यू एग्जैक्टली उतना ही गुना है जितना ये वैल्यू है, यानी कि k की वैल्यू इस केस में 1 ही होती है, जितना इसकी वैल्यू उतना ही इसका वैल्यू, यानी कि एग्जैक्टली इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाता है। बट ये हर बार नहीं होगा, कभी कभार ये होगा इसमें हम 5 गुना करेंगे तब ये इतना आएगा, तो वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ पे फोर्स वाले रिलेशन में इसकी वैल्यू 1 है। अब यहां से मैं अगर रिलेशन निकालूं तो फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली P2 माइनस P1 बाई T। P2 क्या हो गया, m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, जिसको मैं और सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा m इंटू v माइनस u बाई टी। और v माइनस u बाई टी को आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है a, तो वहां से फोर्स इज इक्वल टू फाइनल एक मेन रिलेशन आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आपके पास यूनिट बन गया kg और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कि हम लोग न्यूटन मानते हैं। तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि m के इस यूनिट में है। तो दिस इज ऑल अबाउट